और आरएसएस की सरकार आई है तब से अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, जनजात, मुस्लिम समाज के लोगों को तो तबाह कर दिया गया। अभी कोरोना महामारी बीमारी में आपको देखने को मिला कि तमाम हमारे 42 लाख लोग मारे गए, जिनके लिए सरकार ने ना तो लकड़ी की व्यवस्था करा पाई जलाने की और ना ही दफनाने के लिए ज़मीन की व्यवस्था कर पाई। और लाशों को जेसीबी से उठा करके नदी के पुल से फेंके गए। मेरे पास उतना भी पैसा नहीं होगा कि मेरे मरने के बाद उस पैसे से कफन खरीद करके मुझे दफन किया जाए। मेरे पास उतनी भी ज़मीन नहीं होगी कि मेरे मरने के बाद उस ज़मीन पर मुझे दफन किया जाए। मैंने तो तय किया है कि ना मेरे पास था, ना कुछ है, ना रहेगा। हम पूरे भारत में रह समाज को जगाने के लिए मैं अपना घर परिवार सब कुछ मैं त्याग करके निकल पड़ी हूँ। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप और हम यूपी की बात करने निकले हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 की चुनावी जो घमासान है वो शुरुआत हो चुकी है। तमाम दल जनसभाएं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं और अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में हम भी सियासत को समझने, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसका समीकरण समझने के लिए बहराइच जिले में मौजूद हैं। 282 बल्हा विधानसभा सुरक्षित है और यहाँ पे हम मौजूद हैं एक कार्यालय पर, कांसीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी। ये कार्यालय है 282 विधानसभा क्षेत्र, बल्हा, बहराइच, उत्तर प्रदेश। आगे भी कुछ लिखा हुआ है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मान्यवर कांसीराम साहब का ये नारा था, जय भीम जय भारत का। बहरहाल यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सांसद सावित्री जी मौजूद हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे क्योंकि इन्होंने एक पार्टी बनाई है जिसका नाम अभी अभी मैंने बताया, कांसीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी। ये पार्टी बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, आखिर ऐसा क्या हो गया था कि 2017 में जब पूरे देश में मोदी लहर चल रही थी, सांसद होते हुए भी इन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ जा कर के जनता को जगाने का काम किया और बहुजनों के हक की आवाज़ उठाई। इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे आपसे और 2022 के विधानसभा चुनाव के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या कहेंगे? सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? माननीय कांसीराम साहब भारत के बहुजन मूल निवासी समाज के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किए। सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन करके भारत के बहुजन समाज के लोगों को एकजुट करने का काम किया जी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो भारत के संविधान में अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, जनजात, मुस्लिम समाज, महिलाओं के लिए जो अधिकार दिए थे, बीजेपी आरएसएस की सरकार बहुत बारीकी से समाप्त करती जा रही है। जब मैं 2014 में सांसद बनकर लोकसभा में पहुंची तो साल डेढ़ साल तो मुझे लगा समझने में, और जब मैं समझ पाई तो बीजेपी जो कहती है वो नहीं करती, जो नहीं कहती है वो करती, धोखे की राजनीति करती। मुझे लगा कि बीजेपी आरएसएस की सरकार भारत के संविधान में दिए गए कानून को बदलना चाहती है, आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। तो मैंने लोकसभा में ही मैंने आवाज़ को उठाया कि भारत के संविधान में जो आरक्षण। आपको बीच में रोक के मैं एक सवाल लेना चाहता हूं कि बहुजन समाज के जो नेता हैं बड़े फूंक कर कदम रखते हैं, तो ऐसे कौन सी गलती हो गई कि आप समझ नहीं पाई? आपके बकौल आपके हिसाब से कि गलती हो गई, मेरे से समझने में साल डेढ़ साल लग गया। मैं लोकसभा सांसद बन करके जब 2014 में पहुंची तो लोकसभा में बहुत सारी चीज़ों को समझने में हमको साल डेढ़ साल लगे। लेकिन जब मैं बीजेपी आरएसएस की सरकार में मैंने जब समझा कि ये सरकार संविधान को ख़त्म करना चाहती है, आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है, बहुजन समाज की आज़ादी को ख़त्म करना चाहती है, तो लोकसभा की सदन में ही मैंने आवाज़ को उठाया था कि जो भारत के संविधान में दिए गए कानून है उसे संपूर्ण रूप से लागू किया जाए, आरक्षण कोटा पूरा किया जाए। लेकिन जब मेरी बातों को उन्होंने अनसुनी किया तो बीजेपी जैसे पार्टी को भी मैंने छोड़ दिया और सांसद पद छोड़ करके और पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों को मैं जगाने का काम किया। 2017 में ही उत्तर प्रदेश के बहराइच के नानपारा से मैंने लाखों की संख्या में बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करके और संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ का आंदोलन की शुरुआत किया था। और आज पूरे भारत में मैं आंदोलन चला रही हूँ। 2017 से आंदोलन हमारा जारी है, सड़क से लेकर सदन तक हमारा आंदोलन जारी है। लेकिन जब 2017 में इस आवाज़ को मैंने उठाया था
तो लोगों ने हमारी बातों को बहुत हल्के में लिया था। आज सरकार के पूरा विपक्ष आज आंदोलित है और सभी लोग ये कह रहे हैं कि भारत के संविधान खतरे में है, अब लोकतंत्र खतरे में है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के जज भी बोल रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। तो ऐसी स्थिति में आज चाहे वो एनआरसी बिल हो, चाहे वो कृषि कानून बिल हो, चाहे वो सरकारी विभाग को प्राइवेट करके आरक्षण की व्यवस्था जो खत्म कर दी गई, तो ये बहुत सारे कानून समाप्त किए गए, जिसका जीता जागता प्रमाण आपको देखने को मिल रहा है। आज पूरा भारत आक्रोशित है। पूरे भारत में रहने वाले गरीब, कमजोर, लाचार, बेसहारा, बेरोजगार लोग आज उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, जघन्य अपराध हो रहे हैं। आप बहुजन समाज का नेतृत्व कर रही हैं। एक सवाल बीच में, क्योंकि आपने एनआरसी का नाम लिया, अभी हाल ही में जिस कानून को तमाम मीडिया के चैनल, नेशनल टीवी वाले मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे, अब वापस हो गया। उसी चीज़ को देख करके असदुद्दीन ओवैसी ने एक बात कही है, किसी तरह से हम सीएए जो कानून है उसको भी वापस करवाएंगे। इस बात से कितना इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान में सभी जात, धर्म, संप्रदाय के लोगों के लिए सबको बराबर कानून दिए थे, सबको बराबर की भागीदारी दिए थे। लेकिन भारत के संविधान में बाबा साहब ने ये भी बताया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक में सबको बराबर की भागीदारी होनी चाहिए, वो किसी जात, धर्म, संप्रदाय के हों। लेकिन आज तक उस संविधान में दिए गए कानून को लागू किया ही नहीं गया, जिसके नाते आज देश में गैर बराबरी है, ऊंच नीच है, भेदभाव है, एक दूसरे को हीन भावना से देखा जा रहा है। ये कारण केवल संविधान को संपूर्ण रूप से लागू न होने के कारण ही किया जा रहा है। और आरएसएस की सरकार आई है, तब से अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, जनजात, मुस्लिम समाज के लोगों को तो तबाह कर दिया गया। अभी कोरोना महामारी बीमारी में आपको देखने को मिला कि तमाम हमारे 42 लाख लोग मारे गए, जिनके लिए सरकार ने ना तो लकड़ी की व्यवस्था करा पाई जलाने की, और ना ही दफनाने के लिए ज़मीन की व्यवस्था कर पाई। और लाशों को जेसीबी से उठा करके नदी के पुल से फेंके गए, जो पूरे नदी में लाश फूल कर ऊपर आई, जानवर उसको नोच के खाए। तो ये कौन लोग हैं? ये सब गरीब समाज के लोग हैं, जिसको सरकार दवा की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, उनको ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पा रही, उनके पास उनको रहने की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। कोरोना काल में आपने देखा, दिल्ली, लखनऊ, पंजाब, बिहार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लाखों की संख्या में लोग अपने घर जाना चाहते थे। सरकार ने उनको साधन नहीं दिया, पाँव में छाले पड़ गए, रास्ते में खाने की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, लोग पैदल यात्रा किए, कितने लोग मौत के घाट उतर गए। तो ये सरकार में कोई भी सुरक्षित, ना व्यापारी सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना गरीब सुरक्षित है। कोई भी जात, धर्म, संप्रदाय के लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिसकी लड़ाई मैं लगातार लड़ रही हूँ। अभी 26 नवंबर 2021 को हमने बहुत बड़ी रैली भारत के संविधान दिवस पर हमने मनाया, जिस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे माननीय अखिलेश यादव जी थे। कार्यक्रम के अतिथि हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पौत्र प्रकाश अम्बेडकर जी भी आए। कार्यक्रम के अतिथि माननीय कांशीराम साहब जी की बहन स्वर्ण कौर जी भी उस मंच पे थी, उनको सम्मानित किया गया। मोम प्रकाश राजभर जी भी थे, पल्लवी पटेल जी भी थी, लालजी वर्मा जी भी थे, और पूरे भारत के संविधान को मानने वाले लोग वहाँ मंच पर उपस्थित रहे। लोगों को आज चिंता है कि आज देश में जो राजनीति हो रही है, संविधान को बदलने की, लोग दिल्ली में नया लोकसभा बनाया जा रहा है, और लोग नया लोकसभा बना करके वो अपने संविधान को के तहत देश को चलाना चाहते हैं, जिसको लेकर पूरा भारत के बहुजन मूल निवासी समाज, संविधान को मानने वाले लोग आज चिंतित हैं, भयभीत हैं, और पूरे देश में आक्रोश। आपने बताया कि 26 तारीख को आपने एक स्थापना दिवस मनाया संविधान का, उसमें तमाम लोगों को आपने आमंत्रित किया, अखिलेश यादव को अपने चीफ गेस्ट बनाया उसमें। तो क्या लगता है कि विपक्ष के तमाम दिग्गज मिलकर के मजबूत भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे पाएंगे? देखिए, आज की तारीख में भारत के संविधान को बचाने के लिए, आज़ादी को बचाने के लिए, कानून को बचाने के लिए सारे भारत के बहुजन मूल निवासी समाज के लोगों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। सभी लोग एक मंच पे भी दिख रहे हैं। निश्चित रूप से बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए जनता भी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। एनआरसी बिल, कहीं ऐसा ना हो कि सीटों के बंटवारे वगैरह को लेकर के, क्योंकि जो समूचा विपक्ष है, जैसे कांग्रेस को छोड़ दिया जाए, जैसे आपने ओम प्रकाश राजभर की बात कही या अन्य लोगों की बात कही, आप भी उसी में शामिल हैं, तो कहीं सीटों को लेकर के आपस में ही नूरा कुश्ती होने लगे, फिर संविधान का क्या होगा, जनता का क्या होगा? देखिए,
आज की तारीख में संविधान को बचाने के लिए किसी को ईगो नहीं लगाना चाहिए, किसी को अपनी प्रतिष्ठा नहीं लगाना चाहिए। यानी पहला प्रयास है कि संविधान बचे, देश की जनता बचे, देश बचे। हमारा तो शुरू से मैं संविधान को बचाने के लिए, देश की आज़ादी को बचाने के लिए अपना मैंने सांसद पद छोड़ दिया, मैंने बीजेपी जैसे पार्टी को मैंने छोड़ दिया और लोकसभा से लेकर सदन तक मैं आवाज़ उठा रही हूँ। आज भी मैं कह रही हूँ कि हमारा कोई ईगो नहीं है, हमारा ये है कि किसी भी कीमत पर संविधान हमारा बचे, हमारी बहुजन की आज़ादी बचे। इसके लिए मैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुकी हूँ। मैंने सांसद पद छोड़ा है, बीजेपी जैसे पार्टी को छोड़ा है, मैंने अपना घर भी छोड़ा है, अपना परिवार को त्याग करके समाज की आज़ादी की लड़ाई लड़ रही हूँ, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही हूँ। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, सभी धर्मों की सुरक्षा की गारंटी है। एनआरसी बिल को लेकर के जो अभी ओवैसी जी ने जो बयान दिया है कि ये कानून वापस होना चाहिए, निश्चित रूप से कानून वापस होना चाहिए। ये संविधान कानून में नहीं था, लेकिन ये नया कानून इन्होंने बनाया है। ये आरएसएस बीजेपी की सरकार नई कानून लाई है। ये केवल मुस्लिम समाज के लोगों का जो तबाह करने का काम किया गया है, निगाहें और निशाने कहीं और। ये केवल पूरे भारत की जो बहुजन मूल निवासी समाज के लोग हैं, इनको तबाह करने का काम किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में सारे लोग अब इकट्ठा हो रहे हैं, सारे लोग एकजुट हो रहे हैं। सवाल और आपसे लेना चाहता हूँ, आप 2014 में सांसद बनी और 17 में ही आपने जब देखा कि चीज़ें जिस लिहाज से आपने बीजेपी को ज्वाइन किया था, सांसद बनी थी, वो चीज़ें नहीं हो रही थी, तो आपने बगावती तेवर अख्तियार कर लिया। उसके बाद 19 में आप कांग्रेस में चली गई। फिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस को भी आपने छोड़ करके अब अपनी पार्टी बना ली है और उसके तहत अपने मिशन को लेकर निकली? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों पार्टी में मैंने देखा कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो भारत के संविधान में भागीदारी दिए हैं, वो भागीदारी की बात नहीं हो रही है, केवल कुर्सी की बात हो रही है। उनको कुर्सी मुख्यमंत्री बना दो, प्रधानमंत्री बना दो, लेकिन जहाँ समाज की भागीदारी की बात आती है, हिस्सेदारी की बात आती है, वो हिस्सेदारी की बात नहीं की जाती है। जिसको लेकर के मैंने बीजेपी में भी रही तो मैंने इस बात को आवाज़ उठाती रही, और जब मैं कांग्रेस में आई तो कांग्रेस में भी मैंने इसी आंदोलन को चलाने की बात की। तो उस आंदोलन पर चूँकि मुझे नहीं लगा कि कोई बहुत ज़्यादा अंतर है, तो इसलिए हमको अपनी आज़ादी को बचाना है, संविधान को बचाना है, अपने अधिकार को बचाना है। इसलिए स्वतंत्र हम रह करके हम अपनी आवाज़ को उठाएं, बुलंद आवाज़ को उठाएं। जो मानवर कांशीराम साहब कहा करते थे कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी हमको मिलनी चाहिए। तो आज हम अपनी भागीदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो हमारे संविधान को बचाने की बात करेगा, हमारी भागीदारी की बात करेगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। आज हमारा संविधान खतरे में है, हमारी आज़ादी खतरे में है, संविधान की प्रतियां जलाई जा रही हैं, आरक्षण खत्म हो रहे हैं, सरकारी नौकरियां सब खत्म कर दी गई। लोग आज हमारे साथ आंदोलन नहीं कर रहे हैं, समाज के साथ नहीं खड़ा कर रहे, तो हम उसके साथ खड़े होंगे जो संविधान को मानता है, संविधान के तहत चले, देश की आज़ादी को बचाने की बात करें। हम ऐसे सभी भारत के लोगों से अपील करूंगी कि सारे लोग अब एक मंच पर आने की ज़रूरत है। वो कोई जात धर्म संप्रदाय के लोग हों, सबको अपनी आज़ादी को बचाने के लिए सबको एकजुट हो जाना चाहिए। इसलिए कांशीराम, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान में सबको बराबरी की भागीदारी दी है, किसी के साथ उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया है। और आज अगर देश सुरक्षित है, आज देश में आज लोग बराबरी का दर्जा पाने के लिए, अपने हक को हम अपने हक मांगने के लिए या आंदोलन करके अपनी बात को कह रहे हैं, तो ये संविधान में ही हमको आज़ादी मिली है, तभी आज अपनी आवाज़ को हम बुलंद कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार आंदोलन को रोकना चाहती है, आंदोलन करने वाले लोगों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा करके उनको कुचलना चाहती है, उनको तबाह करना चाहती है। कहाँ तक मैं बताऊँ, अभी इलाहाबाद में एक ही परिवार के 4 लोगों को कत्लेआम कर दिए गए। हर पल जघन्य अपराध हो रहे हैं, टीवी चैनल, पेपर, सोशल मीडिया पर देखने पर बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आखिर ये सरकार देश के बहुजन समाज के लोगों को, गरीब समाज के लोगों को तबाह करना चाहती है। ऐसी स्थिति में पूरा भारत के गरीब, पूरा भारत में रहने वाले जात धर्म संप्रदाय के लोग आज बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए अब सब एकजुट हो रहे हैं। निश्चित रूप में 2022 के आते आते सब लोग एकजुट होंगे। और जो भी आपने कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर, मुझे जो मैं कहना चाहती हूं कि जो भी हमारे विपक्ष के, बीजेपी आरएसएस की सरकार के विपक्ष में जो भी हमारे दल हैं, जो भी हमारे संगठन हैं, सबको अपना ईगो खत्म करके बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए सबको एकजुट होना चाहिए। वो मेरा जो सवाल पूछने का मतलब था वो ये था कि कभी ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था कि जो अखिलेश यादव को वोट देगा अपनी माँ, बहन, बेटी के साथ
घात करेगा, मतलब धोखा करेगा। तो वही ओम प्रकाश राजभर हैं, आज जब बीजेपी से बात नहीं बनी तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को ले आया हूं, भविष्य के मुख्यमंत्री को लेके आया हूं। मैंने इसीलिए पूछा था कि क्या विपक्ष कम पे सहमत हो पाएगा या सहमति कहीं ना कहीं इस मिशन को डुबा देगी? देखिए, आज के तारीख में वो समय क्या रहा होगा जब वो बोले होंगे, ये उनका विषय है। लेकिन आज के तारीख में संविधान सबको दिख रहा है कि खतरे में है, सबको दिख रहा है कि अब आज़ादी खतरे में है। इसलिए सारे लोग सब कुछ अपना भूल करके, सब कुछ अपना सब छोड़ करके और केवल अपनी आज़ादी और संविधान को बचाने के लिए एक मंच पर आएंगे और कोई ईगो नहीं होगा। अब इस 2022 के चुनाव में हमको लगता है कि कोई अपना ईगो नहीं लगाएंगे और सब लोग एकजुट होकर के बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए सब लोग कमर कसेंगे। सबको मैं कह रही हूँ, सभी लोग जितने हमारे राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन हैं, जो संविधान चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, जनता की आज़ादी चाहते हैं, उनको अपना ईगो ना लगा करके बल्कि समाज को बचाने के लिए, आज़ादी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए सबको एकजुट हो जाना चाहिए। आपकी पार्टी की बात कर लेते हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या सोच है जिसको लेकर के जनता के बीच जाएंगी और 22 का रण जीतने की कोशिश करेंगे और जो भी आपके संगठन के दल हैं मिल करके एक मजबूत सरकार बनाएंगे? देखिए, कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी जो हमने बनाई है, मानवर कांशीराम साहब जी बहुजन समाज पार्टी बनाए थे और बहुजन समाज पार्टी बना करके सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन करके समाज के लोगों को सही दिशा दिखाने का काम किए थे, भागीदारी की बात किए थे। आज मानवर कांशीराम साहब हमारे इस दुनिया में नहीं हैं। उनके ना रहने के बाद बहुत सारे जो हमारे अधिकार हैं वो छीने जा रहे हैं। जो वो बहुजन की बात करते थे, जो समाज को न्याय दिलाने की बात करते थे, बहुत बड़े बड़े आंदोलन किया और उस आंदोलन में बहुत बड़े पैमाने पर समाज के लोग एकजुट होकर के और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे। अब उनका जो आंदोलन था वो रुक गया। जो उनकी विचारधारा थी, उनके जाने के बाद अब वो विचारधारा रुक गई। इसलिए मैंने कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी बना करके और मंच से मैं कांशीराम साहब की जो विचारधारा थी, जो उनका सोच था कि सब जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी मिलनी चाहिए, तो उन्हीं के बताए रास्ते पर चलकर मैं ये पार्टी बनाई हूँ। और ये मैं भागीदारी की बात कर रही हूँ। 2017 से लेकर अब तक मैं लगातार निरंतर लड़ाई लड़ रही हूँ। हमारी सरकार आएगी, हम या हमारे जो गठबंधन की सरकार आएगी, निश्चित रूप से जो संविधान में दिए गए कानून हैं, जो अधिकार हैं, जो बराबरी का हमें हक है, जो संविधान के तहत वो कानून को हम लागू कराएंगे और पूरे भारत के समाज के लोगों को हम बराबरी पर लाने का काम करेंगे। जितनी जिसकी संख्या है उतनी उसकी भागीदारी दिलाने का काम जरूर करेंगे। आपसे एक सवाल मैं और लेना चाहता हूँ, ये मेरा आखिरी सवाल है। हालांकि सवाल थोड़ा टेढ़ा है, अक्सर लोग इस सवाल का जवाब देने से बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप सम्मानित सांसद रही हैं। मेरा सवाल ये है कि बहुजनों के अधिकारों को दिलाते दिलाते बहुत सारे लोग बहुत कुछ बन गए। मायावती जी भी कई बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई, लेकिन जो बहुजन समाज है जस का तस वहीं पे पड़ा हुआ है। तो आपके मिशन में ऐसा क्या खास है? आप बहुजन को, समाज को कैसे कन्विंस करेंगी, कैसे बताएंगी कि आपका जो मिशन है वाकई बहुजन समाज के लिए है, उनके उत्थान के लिए है, और जो बहुजन समाज गर्त में जा रहा है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, उसको आप बचा ले जाएंगे? देखिए, हमारे महापुरुषों ने हमें राह और रास्ता बताया है। तथागत गौतम बुद्ध जी ने अपना राज्य पाट को छोड़कर, अपना सब परिवार को त्याग कर, 6 महीने दूध में बच्चे को छोड़ा, अपनी पत्नी को छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा। उनके पिताजी उनको राजा बनाना चाहते थे, उन्होंने राज को भी त्याग करके और पूरे भारत के बहुजन समाज के लिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का आंदोलन चला करके आज पूरे विश्व में उनका नाम हो रहा है। आज उनको नमन किया जा रहा है। उनके जाने के बाद हम, चाहे वो महात्मा ज्योतिबा फूले जी हों, चाहे वो ललाई सिंह यादव जी हों, चाहे वो पेरियार रामास्वामी नायकर जी हों, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हों, चाहे वो मानवर कांशीराम साहब जी हों, हमारे महापुरुषों ने बहुत बड़ा आंदोलन चला करके और सामाजिक परिवर्तन करने का काम किया है। हम उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं और मुझे कोई लालच नहीं है। मैंने तो तय किया है कि ना मेरे पास कुछ था, ना मेरे पास कुछ है, ना मेरे पास कुछ रहेगा। मेरे पास उतना भी पैसा नहीं होगा कि मेरे मरने के बाद उस पैसे से कफन खरीद करके मुझे दफन किया जाए। मेरे पास उतनी भी ज़मीन नहीं होगी कि मेरे मरने के बाद उस
उस ज़मीन पर मुझे दफन किया जाए। मैंने तो तय किया है कि ना मेरे पास था, ना कुछ है, ना रहेगा। हम पूरे भारत में रह समाज को जगाने के लिए मैं अपना घर परिवार सब कुछ मैं त्याग करके निकल पड़ी हूँ। मुझे ना कोई लालच है और ना मुझे कोई भयभीत कर सकता है और ना कोई मुझे निजी कोई स्वार्थ है। हम सामाजिक परिवर्तन के लिए, सत्ता परिवर्तन, सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन के लिए मैं आप समाज के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रही हूँ। चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो राजगुरु हो, चाहे वो सुखदेव जी हों, चाहे वो गौतम बुद्ध जी हों, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर जी हों, चाहे वो कांशीराम साहब जी हों। बहुत सभी महापुरुषों ने अपना सब कुछ न्यौछावर करके देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। बड़ी वफादारी, ईमानदारी, लगन और त्याग के साथ लड़ाई लड़ी है। तब जा कर के आज हम शान शौकत के साथ भारत में घूम रहे हैं, हमें आज़ादी मिली है। हम अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पर मैं चल रही हूँ। हमारे महापुरुषों ने जो राह बनाया है, रास्ता बनाया है, उनके राह पर मैं चल करके मैंने भी अपना सब कुछ त्याग कर, सब सारा भय, सारा लालच छोड़ करके मैं भी समाज को जगाने के लिए निकली हूँ। समाज में गली गलियारों में जाऊँगी, उन्हीं से मांग करके मैं खाऊंगी और समाज को जगाने का काम करूँगी और सही दिशा दिखाने का काम करूँगी। बाबा साहब ने जो संविधान में अधिकार दिए हैं, उस अधिकार को लागू कराकर उनको बराबरी में लाने का काम करूँगी। मैम, एक छोटा सा सवाल और, क्योंकि आपसे बातें करते हुए हमें बहुत सारे जानकारी भी हो रही है और मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि हमारे हर एक सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से आप दे रहे हैं। हालांकि हमारा संविधान हमको खाने पहनने की आज़ादी देता है कि हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं। आपने भगवा धारण किया हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है? ये भगवान नहीं है, ये तथागत गौतम बुद्ध जी का रंग है। अच्छा। ये तथागत गौतम बुद्ध जी के हम अनुयायी हैं। मैं बचपन से तथागत गौतम बुद्ध जी के अनुयायी हूँ। तथागत गौतम बुद्ध जी ने दुनिया को संदेश दिया है। उन्होंने मानवता का संदेश दिया है और मानवता का संदेश दे करके समाज में एक सही दिशा दिखाने का काम किया है। ये रंग, ये तथागत गौतम बुद्ध जी का रंग है। ये तथागत गौतम बुद्ध जी ने जो विचारधारा दिया है, उस विचारधारा पर मैं चल रही हूँ। इसको आप भगवा से क्यों जोड़ रहे हैं? आप तथागत गौतम बुद्ध से जोड़िए। तथागत गौतम बुद्ध जी को भारत ही नहीं, दुनिया के लोगों ने माना है। तथागत गौतम बुद्ध जी की विचारधारा को एक ही धर्म नहीं, दुनिया के सारे धर्म के लोग उनको सल्यूट करते हैं। यहाँ तक कि चाहे वो भारत का प्रधानमंत्री हो और चाहे वो अन्य देशों का प्रधानमंत्री हो, एक बार तथागत गौतम बुद्ध जी को लोग सल्यूट करते हैं, नमन करते हैं। मैं उनकी विचारधारा पर चल रही हूँ। जो उन्होंने बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की बात की थी, मैं उनकी विचारधारा पर चलकर, उन्होंने घर को छोड़कर, परिवार को त्याग करके, इस रंग को पहन करके और दुनिया को संदेश देने का काम किया था। मैं तथागत गौतम बुद्ध जी के अनुयायी हूँ। उन्हीं का रंग पहन करके मैंने भी अपना घर परिवार को त्याग कर, सारा लालच भय को ख़त्म करके और दुनिया को मैं संदेश देना चाहती हूँ। पूरे भारतवासियों को संदेश देना चाहती हूँ कि आइए, हम सभी लोग मानव हैं, हम सब इंसान हैं। इंसानियत की लड़ाई लड़ी जाए, विचारधारा की लड़ाई लड़ी जाए। जाति व्यवस्था, धर्मवाद में न फंस करके हम देश के हित में, राष्ट्र के हित में हम सब काम करें। इसके लिए मैं ये रंग पहन करके तथागत गौतम बुद्ध जी की विचारधारा को दुनिया में लाने के लिए मैं काम कर रही हूँ। क्या बात है। हमने बात किया, देखा आपने, हमने बातचीत किया पूर्व सांसद सावित्री फुले जी से। उन्होंने एक पार्टी बनाई है, कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी। उसके कार्यालय पे हम लोग मौजूद हैं और जिसकी जितनी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी इस मिशन को लेकर, मान्यवर कांशीराम जी के मिशन को लेकर के आप निकली हैं। आप अपने मिशन में कितना कामयाब होंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नमो बुद्धाय, सादर जय भीम।